बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 21 से माइटोसिस। माइटोसिस असल में सेल डिवीजन की एक टाइप है। इसके अंदर एक पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल बनाएगा, और दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी पेरेंटल सेल के अंदर है। आप फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास ये पेरेंटल सेल है और इस पेरेंटल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब ये सेल डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी पेरेंटल सेल के अंदर। अगर पेरेंटल सेल के अंदर 46 हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 और 46 मौजूद होंगे। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक टाइप है इन विच पेरेंटल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। इसमें पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल बनाएगा, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन पेरेंटल सेल। जैसा कि हमने देखा है कि जो डॉटर सेल आ रहे हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी पेरेंटल सेल के अंदर है। अब ऐसे कैसे मुमकिन है? हमारे पास जो पेरेंटल सेल है 46 होना तो ऐसे चाहिए कि जब ये डिवाइड करे 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएं, 23 एक तरफ, लेकिन 46 जो है वो 46 को मेंटेन कैसे करेगा? हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरफेस के अंदर एस फेज होती है। एस फेज क्या करेगी? जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसे डबल कर देगी, यानी इतना मटेरियल बना देगी एस फेज कि हम 92 क्रोमोसोम सेल के अंदर मेंटेन कर सकें। 92 क्रोमोसोम्स जो है वो एस फेज के अंदर क्या करेंगे? वो तैयार हो जाएंगे, और जब सेल डिवाइड करेगा 46 एक तरफ चले जाएंगे और 46 दूसरी तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आपने बताना है कि माइटोसिस चाहे हमारे पास हैप्लॉइड 1n सेल हैं या डिप्लॉइड यानी 2n सेल हैं, दोनों के अंदर माइटोसिस हो सकती है। माइटोसिस की दो फेजेस हैं, इन्हें याद रखिएगा। पहली कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद दूसरी फेज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ये कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। जब सेल डिवाइड करेगा इसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस करवाने के लिए कुछ चेंजेस आएंगी सेल के अंदर। वो चेंजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट चेंज है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस बनेगा। उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स डबल हो जाएंगे। एक नॉर्मल सेल के अंदर दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, जैसे ही सेल ने डिवाइड करना होता है सेंट्रियोल डबल होके 4 हो जाते हैं। दो एक पोल की तरफ चले जाएंगे और दूसरे दो दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे, यानी इनकी माइग्रेशन होगी। इन सारे सेंट्रियोल्स को, यानी सेल के अंदर जितने भी सेंट्रियोल्स हैं, इन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। जैसे ही सेंट्रियोल मूव करेंगे पोल्स की तरफ, साइडों की तरफ, वहाँ पर जाके रेडिएट करेंगे। रेडिएट करके 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। पहला है एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। एस्टर स्टार लाइक को कहते हैं, यानी ऐसी ट्यूब्यूल्स का एक चैनल या नेटवर्क बनेगा जो स्टार लाइक होगा। जैसे कि हमें ये ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये स्टार लाइक हैं, इन्हें हम एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। उसके बाद सेकंड बनाएगा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? इन सेंट्रियोल से निकलेंगे और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनेशियस रीजन होगा जिसे हम काइनेटोकोर रीजन कहेंगे। ये रीजन इस सेंट्रोमियर के ऊपर भी मौजूद होगा और इस सेंट्रोमियर के ऊपर भी मौजूद होगा। ये काइनेटोकोर फाइबर आएंगे और इस काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होंगे। अब आपने याद रखना है कि ये काइनेटोकोर रीजन दोनों साइड से इन काइनेटोकोर फाइबर के साथ अटैच होगा, यानी एक फाइबर यहाँ से आएगा इसके साथ अटैच होगा, दूसरा यहाँ से आएगा और इसी काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होगा। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल से निकलेंगे और क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट होंगे और दूसरे सेंट्रियोल तक इनकी रसाई होगी। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सेंट्रियोल से निकलेंगे और काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होंगे। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जाएंगे।
स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर फाइबर्स या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे और काइनेटोकोर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। उसके बाद वही टर्म जो आपने पहले पढ़ी है, सेंट्रोसोम क्या चीज़ है? सेल के अंदर जितने भी सेंट्रियोल्स हैं इन सब को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सब डिवीजन्स ऑफ कैरियोकाइनेजेस, कैरियोकाइनेजेस की 4 सब डिवीजन्स हैं, इन्हें आपने पी मैट से याद कर लेना है। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज। अगर पी मैट याद रखेंगे तो आपको इनकी तरतीब याद करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब इन्हें फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो विजिबल नहीं होते, द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल। तो फिर इन्हें देखा कैसे जाएगा? हिस्टोलॉजिक स्टेन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कलर इस्तेमाल किए जाएंगे। जब ये कलर जो है इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्हें एग्जामिन किया, हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन कहलाएगा। कौन कौन सी चेंजेस प्रोफेज के अंदर आती हैं? फर्स्ट चेंज आएगा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होगा। ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करेगा और प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम बनेगा ये 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर लेंथ का होगा। क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी, आपको पता है विजिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होगी, यानी हमारे पास जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म का होता है, दरमियान के अंदर सेंट्रोमियर, एक क्रोमेटिड ऊपर और दूसरा नीचे। अब इसने डबल कैसे होना है? 2 क्रोमेटिड इसके साथ और लग जाएंगे, एक क्रोमेटिड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस क्रोमोसोम को हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास ये वाला नॉर्मल क्रोमोसोम है, जैसे ही सेल ने डिवाइड करना है, क्रोमोसोम चूंकि डबल करने होते हैं, कंडेंस करने होते हैं, तो कंडेंस भी होते हैं और डबल होके ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बना देता है, ताकि सेल जब डिवाइड करे यहाँ से कट के हाफ क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल एक तरफ और दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम दूसरे सेल के अंदर जा सके। उसके बाद हमने बताना है कौन कौन से चेंजेस आएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस, नॉन मेम्ब्रेनियस रीजन होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियोलस कहलाएगा। जहाँ पर आरएनए की असेंबली या डिसअसेंबली होती है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होगा, यानी ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनेगा जो क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होगा। मेटाफेज के अंदर क्या होगा? जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये फाइबर जाके काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होंगे और क्रोमोसोम को मिडल के अंदर ले आएंगे, सेल के दरमियान में लाएंगे और मेटाफेज प्लेट बनाएंगे या इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे। हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसे प्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। ये फाइबर निकलेंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे और काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होंगे। ये सारे क्रोमोसोम इस तरह इन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होंगे। ये अलाइन करके इन्हें सेंटर के अंदर ला के एक प्लेट बना देगा। ये प्लेट मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहलाएगी। एनाफेज के अंदर क्या होगा? जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये काइनेटोकोर फाइबर्स इन्हें कंट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचेंगे, यानी इनकी कोशिश होगी कि इन्हें अपनी तरफ खींच के हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक सेल की तरफ लेके जाएं, एक पोल की तरफ लेके जाएं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल। चूंकि इन्होंने अलग अलग सेल बनाने हैं, इस तरफ के क्रोमोसोम इस तरफ के सेल के अंदर चले जाएंगे, इस पोल की तरफ जो क्रोमोसोम आएंगे वो इस सेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये चेंजेस एनाफेज के अंदर परफॉर्म होंगी। चूंकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल अलोंगेट कर रहे हैं, काइनेटोकोर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों की फोर्स की वजह से क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। हाफ एक पोल की तरफ चले जाएंगे और हाफ दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा? रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी जो जो मामलात प्रोफेज के अंदर हुए हैं वो इसके अंदर उल्ट होंगे। अब प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था? जो क्रोमोसोम्स थे वो बने थे, यानी क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बने थे। तो इसके अंदर क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोफेज के अंदर माइटोटिक अपरेटस बना था, टीलोफेज के अंदर माइटोटिक अपरेटस जो है वो
डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने ब्रेक किया था, वो डिसअपीयर हो गई थी, जबकि टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा बन जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा रीअपीयर हो जाएगा। तो हमारे पास सेल इस फॉर्म में होगा, सेल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा, सेंट्रियोल अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो बन जाएगा। न्यूक्लियोलस यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डेंस ऑर्गेनेली है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस, सेल जब डिवाइड करेगा इसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, सेल के दरमियान में एक कंट्रक्टाइल रिंग बनेगी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलेंगी, ये रिंग बनाएंगी, ये रिंग कंट्रैक्ट करेगी। जब ये कंट्रैक्ट करेंगी इस सेल को दरमियान से डिवाइड कर देंगी, ये सेल डिवाइड करेगा एक सेल और फिर दूसरा सेल बना देगा। चूँकि माइटोसिस हो रही है, जितने सेल पेरेंटल सेल के अंदर हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर होंगे। तो हमने पीछे देखा था कि पेरेंटल सेल के अंदर 46 हैं और डॉटर सेल के अंदर भी 46 और 46 आएंगे। उसके बाद अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर भी एक फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनेगी, गोल्जी वेसिकल आएंगे, यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, एक रिंग सा बनेगा जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये अंदर की जानिब इस मेम्ब्रेन को पिंच करेगा। जब दोनों सेल को डिवाइड कर देंगे तो एक पेरेंटल सेल से 2 सेल हमारे पास आ जाएंगे। इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस की, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी पेरेंट से जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल सेल से आया है वो पेरेंटल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डॉटर सेल के अंदर 50% यानी बिल्कुल हाफ जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकम्बिनेशन। चूँकि क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन नहीं हो रही तो जो पेरेंटल सेल का डीएनए है डॉटर सेल के अंदर जाएगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल के सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, जैसे हीलिंग ऑफ वुंड, ज़ख़म आता है, हमारी सोमैटिक सेल्स क्या करेंगे, ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वहाँ पर मैस बनाएंगे और उस वुंड को हील कर देंगे। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, माइटोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड करते जाएंगे, किसी भी जानदार की बॉडी की डेवलपमेंट करेंगे और ग्रोथ करेंगे। अब ग्रोथ क्या होता है, अगर साइज़ के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है और वो इरिवर्सिबल है, आप उस साइज़ को जो है वो कम नहीं कर सकते। जिस तरह ह्यूमन 6 फीट का हो गया है, आप उसकी बॉडी को किसी भी प्रोसीजर के ज़रिए 3 फीट का नहीं कर सकते। ये ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, उस प्लांट की या उस एनिमल के अगर आर्गन जो है वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट कहलाएगा। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, इन दोनों टेक्निक्स के अंदर माइटोटिकली सेल डिवाइड करेंगे और टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग के ज़रिए एक नया जानदार बनाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।